हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम झारखंड बोर्ड के क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो आपके एग्जाम होने वाला है 2 मार्च 2024 को, उसके लिए आज हम 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं सोशल साइंस का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जो भी आपके जिगरी यार होंगे, जो भी आपके रिलेटिव्स होंगे, ठीक है, जो क्लास 9th में होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सबसे पहले सवाल, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग भी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से कर रहे होंगे। हमने पहले जितने भी वीडियो अपलोड किया, उम्मीद है कि आप लोग सारे वीडियो को जरूर से जरूर देखते आ रहे होंगे, ठीक है। और नहीं भी देखे होंगे तो आपको हम तैयारी करना लास्ट में अंतिम में सिखाएंगे, ठीक है। आपको वीडियो को लास्ट में आपको बता देंगे कि तैयारी कैसी करनी है। तो चलिए इसका सबसे पहले सवाल से देखते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? ठीक है, 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769, 14 जुलाई 1749, ठीक है। तो आप लोग को हम बहुत बार बता चुके हैं ये सवाल, ठीक है। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। टाइद क्या था? ठीक है, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर या कृषि कर? ठीक है, तो जो टाइद था ना, ये आपका धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर। ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है? फ्रांसीसी समाज में, काफी अच्छा सवाल है, ठीक है। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? सामंत, पादरी, सर्वहारा, स्टेट, ठीक है। तो फ्रांसीसी समाज में जो सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली जो श्रेणी है, उस श्रेणी को स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। मार्सिले क्या है? काफी फेमस सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। मार्सिले क्या है? रूस का राष्ट्रगान, अमेरिका का राष्ट्रगान, फ्रांस का राष्ट्रगान या भारत का राष्ट्रगान? तो मार्सिले जो है ना, ये आपका फ्रांस का राष्ट्रगान है, ठीक है। आपके एग्जाम में कहीं कहीं आपके राष्ट्रगीत भी लिखे रहते हैं, ठीक है, कोई कोई पेपर में। तो आपको बस इतना देखना है कि फ्रांस का होना चाहिए, ठीक है, फ्रांस का राष्ट्रगान या राष्ट्रगीत। तो ऑप्शन नंबर गा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर में क्या है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन था? ठीक है, लुई 15वां, लुई 16वां, नेपोलियन लेनिन? तो आप लोगों को पता होगा कि किसका कहानी सुनते आ रहे अभी तक? लुई 16वां का। ऑप्शन नंबर खा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1764 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर राजा कौन था भैया? तो राजा आपका राजा भैया था, ठीक है। कौन? लुई 16वां। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप मुझे अच्छे मानते हो, ठीक है, मैं अच्छे से आपको बता रहा हूं तो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है। 6 नंबर। रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता है? ठीक है, सामंत, पादरी, मसाई, कुलक, ठीक है। तो संपन्न किसान मतलब कि बच्चों अमीर किसान, ठीक है। तो रूस में जो अमीर किसान है उसे क्या कहा जाता था? ठीक है, तो उसे कहा जाता था कुलक। क्या कहा जाता था? कुलक। ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? ठीक है, मार्फा वार्सिलेवा कौन थी? एक जादूगर, एक बहादुर महिला कारीगर, एक अनपढ़ किसान, एक शिक्षिका, ठीक है। तो मार्फा वार्सिलेवा जो थी ना, ये एक बहादुर महिला कारीगर थी। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। याद रखेगा कि मार्फा वार्सिलेवा एक बहादुर महिला कारीगर थी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? पिछले साल ये सवाल कुछ क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, ठीक है। तो पेरिस, मास्को, काखा दोनों या पेत्रोग्राद? तो सेंट पीटर्सबर्ग जो था, इसका नया नाम जो पड़ा था, ये पेत्रोग्राद पड़ा था। क्या पड़ा था? पेत्रोग्राद। याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहा जाता है? फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अगस्त क्रांति, अक्टूबर क्रांति? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का अक्टूबर क्रांति। ऑप्शन नंबर घा, ठीक है। जारशाही की जो पतन की घटना है ना, मतलब पतन मतलब खत्म होना है ना, वो जो जारशाही का खत्म हो रहा था, ठीक है, पतन की घटना, उसको हम लोग अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। ऑप्शन नंबर घा इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़िए है। 10 नंबर क्या है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। ऑप्शन खा है लुई ब्लॉक, ऑप्शन गा है कार्ल मार्क्स या फिर फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है। तो समाजवादी विचारधारा के जो प्रवर्तक थे ना, ये थे आपका कार्ल मार्क्स। कौन थे? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्या है? भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भूभाग जितना भी भूमि है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल कितना है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, अगर वो देखें हम तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना। तो
तो इसका खा नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, लगभग आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर जो है भारत के कुल भाग का क्या है, क्षेत्रफल है। याद रखिएगा, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, बाकी आपके और भी ऑप्शन है, आपका सही ऑप्शन खा होगा। अगले सवाल देखते हैं हम लोग 12 नंबर, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। ठीक है, 97.25 पूर्व, ठीक है, 97.6 पूर्व, ठीक है, या 68 पूर्व, या फिर 82-30। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का 97.25 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो ऑप्शन वर्ग का इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है, नेपाल देश सीमा किस राज्य से नहीं लगती। तो नेपाल देश तो आपको पता है भारत के ये साइड में आपका है ना, भारत जो इस तरीके से है। ठीक है, और भारत, ठीक है, हम भारत से इसने बनाए, ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नेपाल है, और ये नेपाल जो है ये किस राज्य से सीमा नहीं लगती, मतलब टच नहीं करता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड से भी टच करता है वो, उत्तर प्रदेश से भी करता है, बिहार से भी करता है, लेकिन हमारा झारखंड से जो नेपाल का राज्य है वो टच नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत को भौगोलिक आकृतियों के दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इसे 5 भागों में विभाजित किया जाता है। कितने भागों में, 5 विभाजित भागों में, तो ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हिमालय में स्थित भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, या मकालू, या धौलागिरा। ठीक है, तो हिमालय में बोला है, क्या बोला, हिमालय में स्थित जो है भारत का सबसे ऊंची जो चोटी है ये आपका कौन हो जाएगा, कंचनजुंगा, यानी ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ बोलेगा कि हिमालय में सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब लग जाएगा भारत, जब भारत लग जाएगा तो कंचनजुंगा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हिमालय का सबसे ऊंची चोटी आपका माउंट एवरेस्ट में हो जाएगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है आपका भारत में नहीं है, ये आपका कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका नेपाल में है। कहाँ पे है, नेपाल में। ठीक है, तो जब आपका यहाँ पे भारत नहीं लिखा रहेगा तब आपको माउंट एवरेस्ट करना है, और बोलेगा हिमालय में स्थित भारत की ऊंची चोटी, तो आपका कंचनजुंगा करना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना हिमालय। ठीक है, क्या पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है। नंगा पर्वत, नागा पर्वत, मेजो पर्वत, पटकोई पर्वत, या शिवालिक पर्वत। ठीक है, तो पूर्वांचल श्रृंखला क्या है जी, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है, तो इसमें आपका शिवालिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शिवालिक पर्वत। ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्र से घिरा है क्या कहलाता है। तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एक स्थलीय भाग, ठीक है, कोई भी स्थल है और इसके चारों साइड ही समुद्र है बच्चों, चारों साइड क्या है, समुद्र ही समुद्र है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्वीप। क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, एक चीज़ और रखेंगे कि अगर कोई भी स्थल है और उसके 3 साइड अगर पानी है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, चारों साइड पानी है तो द्वीप, और अगर चारों साइड समुद्र नहीं है, 3 साइड समुद्र से घिरा हुआ है, तो आपका वो प्रायद्वीप हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगले सवाल की तरफ मेरे प्यारे बच्चों बढ़ते हैं। गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित तो होती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपके भाबर, बांगर, या फिर खादर, या तराई। ठीक है, तो गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित करती है, तो ये करता है बच्चों आपका भांगर। ठीक है, कैसे करता है, भांगर। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो गंगा कहाँ से निकलती है भाई, गंगोत्री से। ठीक है, कहाँ से, अमरकंटक, गंगोत्री, मानसरोवर, सप्तकोशी, तो गंगोत्री से निकलती है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को हम एक चीज़ बहुत अच्छे से बताए थे इससे पहले वीडियो में कि नर्मदा का उद्गम जो होता है, नर्मदा नदी का ये उद्गम कहाँ से होता है। ठीक है, और इसका कहाँ पे जाके गिरता है, वो चीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर पिछली वीडियो आप हमें देखे होंगे, ठीक है, पहले वाली वीडियो में, तो उम्मीद है कि आप इसका आंसर ज़रूर करोगे। अगर आप एग्जाम देना चाह रहे हो, एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, तो ज़रूर आपका इसका रिजल्ट मिल जाएगा मुझे। ठीक है, क्या है, डल झील किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, राजस्थान। ठीक है, तो डल जो झील है ना, ये आपका कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में एक और झील है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका हो जाएगा उलर झील। ठीक है, अगर बोल दिया कि उलर झील कहाँ है, तो वो भी आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और डल झील भी आपका कहाँ है पे है, तो जम्मू कश्मीर में। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं लोग। गेहूं, चना, जौ आदि किस प्रकार की फसलें, रबी फसल, खरीफ फसल, या रबी और दोनों, या फिर नकदी फसल। तो गेहूं, चना, जौ है, ये आपका रबी फसल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रबी फसल में हो जाएगा। ठीक है, और खरीफ में क्या आ जाएगा, धान हो गया, मक्का हो गया, ये सब है ना। चलिए, हरित क्रांति का मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो क्या है हरित क्रांति का मुख्य विशेषता, गेहूं और चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, ज्वार और बाजरे में उत्पादन में वृद्धि, गन्ने की खेती में अप्रत्याशित वृद्धि, नकदी फसलों में उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पे हो जाएगा हरित क्रांति जो है, ज़्यादा ध्यान इसमें आपका क्या हो जाएगा, गेहूं और चावल की अप्रत्याशित वृद्धि, यानी ऑप्शन नंबर का इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर में क्या दिया हुआ है, बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक वर्ष में किसी भी भूमि पर
एक फसल पैदा करना, एक वर्ष में किसी भूमि पर कोई भी फसल नहीं पैदा करना, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल करना। ठीक है, तो देखिए बहुविधि का मतलब होता है बहुत सारे विधि से फसल का उपजाना। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ष में एक कम, तो ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा, कोई भी फसल नहीं पैदा करना। एक वर्ष में भूमि पर एक से ज़्यादा फसल को पैदा करना हमारा बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। ठीक है, हाँ, कैसा लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों ये लेक्चर? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, और तैयारी अच्छे से करो मेरे प्यारे बच्चों, चूँकि बाबू सोना से दूर रहो थोड़ा, क्योंकि आप अब आने वाले हो 10th क्लास में, और 10th क्लास में आपको बढ़िया से बढ़िया तैयारी करना है, और हमारे चैनल पे आपको तैयारी करवाया जाएगा। इसके लिए ऐप लॉन्च हो रहा है हमारा बहुत जल्द। ठीक है, मिशन 2 ऐप लॉन्च होगा हमारे प्ले स्टोर पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी नहीं होगा, ठीक है, 1-2 दिन में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं उसके लिए भी आप लोग को बता दूंगा लाइव क्लास में। ठीक है, लाइव क्लास अभी डेली चल रही है। ठीक है, शाम 7 बजे, सुबह 6 बजे। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं ज्वाइन जरूर करना मेरे प्यारे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल वहाँ पे भी बताया जाता है। ठीक है, क्या है, और इसी तरीके से लाइव क्लास आप लोग का 10th में भी चलेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग जुड़े रहना हमेशा के लिए। ठीक है, हाँ, 10th में आपको शुरू से तैयारी करना है, शुरू से। एक चीज़ ध्यान रखना बच्चे क्या करते हैं, शुरू में तैयारी एकदम 10th में जोर तरीके से करते हैं, जोर ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन जब आता है 2 महीना जैसे बीत जाता है तो ऐसे उन लोगों का क्या हो जाता है, कम हो जाता है तैयारी करना। तो मैं आपको कहूँगा, मैं आज मोटिवेट करता हूँ आप लोगों को कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग 10th का तैयारी जो है ना शुरू से करना, और लास्ट तक अपना मोटिवेशन बनाए रखना। ठीक है, लास्ट तक अपना जो है स्टडी उसको बनाए रखना, क्योंकि बच्चे के यही कारण से क्या होते हैं, पिछड़ जाते हैं। शुरू में तो बहुत अच्छा, एकदम पूरा एक से एक नोट बनाएंगे, एकदम गर्दा कबाड़ के, एकदम पूरा नोट, एकदम पूरा लाल पेन, काला पेन, सब पेन यूज करेंगे। लेकिन जब 2 चैप्टर नोट कर लेते हैं तो तीसरा चैप्टर से फिर वो क्या करते हैं, अपना फिर छोड़ देते हैं, अरे हो जाएगा, अरे पास कर जाएगा, ये वो, क्योंकि उसके बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं, अरे पास कर जाता है जी, थोड़ी कुछ है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको जीवन में कुछ करना है ना, जीवन में कुछ करना है तो परीक्षा पास करने से मतलब मत रखो, पास हो जाओगे। ठीक है, आपको जीवन में कुछ करना है तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, कंपटीशन लाइन में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। ठीक है, हाँ, हम अभी जब करवा रहे हैं आपको तो हमें फ़ायदा हो रहा है, हमें कंपटीशन में हमें फ़ायदा हो रहा है, पता। ठीक है, आपको तो हम फ़ायदा दे ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी फ़ायदा हो रहा है इस चीज़ से। ठीक है, मेरा रिवीजन हो रहा है सारा चीज़। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, और 10th की तैयारी आप शुरू से करना है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पे आप जुड़ जाना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अपनी आजीविका के लिए श्रवण के लिए एक डायरी की दुकान खोली। श्रवण की यह प्रक्रिया किस प्रकार की क्रिया है? ठीक है, तो कृषि क्रिया, गैर कृषि क्रिया, अनार्थिक क्रिया, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो श्रवण जो बाबू है, ठीक है, श्रवण बाबू जो है ये डेयरी दुकान खोला। ठीक है, दूध का दुकान खोला, तो ये किस प्रकार की क्रिया? तो ये कृषि से रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गैर कृषि। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए HIV का क्या तात्पर्य है? कम उत्पादन करने वाले बीज, नहीं। अधिक उत्पादन करने वाले बीज, हाँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, HIV हाइब्रिड बीज हम लोग अधिक उत्पादन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो जनसंख्या की गुणवत्ता को कौन बढ़ाता है? साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य, कौशल निर्माण, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, जो जनसंख्या की गुणवत्ता को, जनसंख्या के जो क्वालिटी को बढ़ाता है, साक्षरता दर मतलब पढ़ा लिखा करके। ठीक है, और क्या होता है, स्वास्थ्य बना करके, और कौशल निर्माण स्किल को डेवलपमेंट करके। ठीक है, घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे गा लिखा हुआ है, उस चीज़ को आप ध्यान देंगे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, भारत सरकार कि पहली सर्व शिक्षा अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ठीक है, कई भारतीय राज्यों में शैक्षिक रूप से पिछले जिलों में वयस्कों के साथ बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा देने पर ध्यान देना, पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा देने पर ध्यान देना, या 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देना। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का घ नंबर, 6 से 14 बीच के सभी बच्चों को क्या करना है, शिक्षा पर ध्यान देना है। ठीक है, ये था आप लोग का उद्देश्य। अगला सवाल देखते हैं, क्या है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है? प्राथमिक क्षेत्र पशुपालन, कपड़ा बुनना, बैंकिंग, ट्यूशन पढ़ाना। तो आपका पशुपालन जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। कपड़ा बुनना आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। बैंकिंग जो है बच्चों सेवा क्षेत्र है, ये तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। और ट्यूशन पढ़ाना ये भी आपका तृतीय क्षेत्र है। एक टीचर जो है प्रोफेशन है वो भी क्या हो जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि किसी एक खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया जाए, ठीक है, तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह किस प्रकार की बेरोजगारी को इंगित करता है? मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, कि 5 लोग मतलब कि एक जो खेत है, इतना बड़ा खेत, और इसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो इसमें से 2 आदमी को हम घटा देंगे, मान लो 3 आदमी काम करेगा। ठीक है, 5 आदमी काम करेगा तो भी 20 kg का उत्पादन होगा, और 3 आदमी भी काम करेगा तो भी 20 kg का उत्पादन होगा। ठीक है, चाहे गेहूँ चाहे चावल जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके का देख रहे हैं कि 2 आदमी
एक्स्ट्रा जो काम कर रहा है वो किस तरीके का बेरोजगारी है, तो वो आपका हो जाएगा परच्छन बेरोजगारी। ठीक है, कौन सा बेरोजगारी हो जाएगा, परच्छन बेरोजगारी। और ये बेरोजगारी बच्चों आप लोग गांव में देखते होंगे, गांव में देखते होंगे। कैसे सर, कैसे, हम तो देखें, जो भी बच्चे गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि जहां पे अगर खेत में आलू रोपना है, ठीक है, तो पूरा खानदाने लग जाएगा। हालांकि अगर 2 लोग भी रोपेंगे तो दिन भर में वो कंप्लीट कर लेंगे और अपना उत्पादन वही का सेम रहने वाला है। लेकिन वहां पे क्या है, पूरा खानदान लग जाएगा, वहां 5 आदमी 6 आदमी सब लग जाएगा उसी में। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जो लग रहा है, एक्स्ट्रा जो लग रहा है, तो वो क्या हो रहा है, बेरोजगारी है भैया। क्योंकि वो अगर एक्स्ट्रा लोग जो है, ये 3 एक्स्ट्रा लोग जो है अगर दूसरे जगह काम करते ना, दूसरे जगह काम करते ये 2 या 3 एक्स्ट्रा लोग, वो वहां पैसा मिलता। ठीक है, तो ये जो है ना बेरोजगारी, कि अगर काम से हटा भी दिया जाए और अगर उसका उत्पादन में कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आपका वो परच्छन बेरोजगारी में जाएगा। और ये गांव ग्रामीण बेरोजगारी है, याद रखेगा। सवाल अगर आ जाएगा कि ये परच्छन बेरोजगारी किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो ग्रामीण बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी ग्रामीण बेरोजगारी है। ठीक है, और शिक्षित बेरोजगारी आपका शहरी बेरोजगारी है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थशास्त्र में क्या कहा जाता है। मानव पूंजी, अस्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी, कार्यशील पूंजी। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किए गए मानकों अर्थशास्त्र में इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मानव पूंजी। क्योंकि मानव का हम लोग क्या करते हैं, क्वालिटी को बढ़ाते हैं उस तरीके से, है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्या है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासक वंशानुगत होते हैं। गलत, बताओ, मतलब कि शासक का बेटा, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा लोकतंत्र में है क्या, नहीं सर। चुनाव में धन बल का प्रयोग होता है, नहीं सर। चुनाव में ऐसा होता है कि पैसा दे करके चुनाव खरीदा जाए, लेकिन आजकल वही हो रहा है। लेकिन हम लोग को बुक के हिसाब से चलना है, ठीक है, आजकल वही हो रहा है। ठीक है, पैसा दे करके वोट को खरीदा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको गलत करना है। ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या है ना कि जनता शासकों का चुनाव करती है। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार किसे है। ठीक है, तो कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जन संसद, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोगों का नंबर कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, तो कब स्वतंत्र हुआ, ये 1960 में, 1970 ईस्वी में, 1980 में, 1990 में। तो ये 1980 में हुआ था। जिम्बाब्वे जो स्वतंत्र हुआ था ये 1980 में हुआ था। और आपको कमेंट करके बताना है कि हमारा भारत जो है ये कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, भारत जो है ये कब स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता रहता है, ये पता है, हम जानते हैं। ठीक है, अगर पूछ देंगे अभी कि हमारा प्रधानमंत्री, बोलेंगे कि नरेंद्र मोदी कौन है, तो बोल देगा मुखिया है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं, हमने बहुत सारा ऐसे रील्स में देखा है। तो जानना पड़ेगा, सारी चीज़ को जानना पड़ेगा। अगला सवाल क्या है, रॉबर्ट मुगाबे कहाँ के राष्ट्रपति थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, चीन, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का, रॉबर्ट जो मुगाबे थे ना, ये आपका जिम्बाब्वे का क्या थे, राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट हो जाएगा। और जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ, तो ये 1980 में हुआ था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, परवेज मुशर्रफ, रॉबर्ट मुगाबे, नेल्सन मंडेला, जैकब जुमा। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का, ठीक है, कौन सा हो जाएगा जी, ये आपका हो जाएगा ये नेशनल मंडेला। क्या हो जाएगा, नेशनल मंडेला हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग, क्या है, 36 नंबर। ठीक है, कि संविधान में के संबंध में कौन सा तर्क असत्य है, मतलब कि इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो चलिए एक एक कथन को हम लोग पढ़ते हैं। यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच ऊपरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। ठीक है, तो ये तो सही है, ये जो का नंबर है ये तो सही कह रहा है। ठीक है, दूसरा देखते हैं क्या बोला है, कि यह स्पष्ट करता है कि सरकार इसका गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार है। ठीक है, तो संविधान ये भी आपका करता है स्पष्ट। ठीक है, और देखते हैं हम लोग गानगर क्या बोल रहा है, यह सरकार के अधिकारों को सीमा को नहीं बताता। ये गलत है, ये तो सीमा को बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर गा इसका क्या है, ये कथन जो है गलत है। ऑप्शन नंबर गा इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए गए थे, जुलाई 1942, जुलाई 1944, जुलाई 1945, जुलाई 1946। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का घ नंबर 1946, जुलाई 1946। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो इनमें से अगर हम देखें बच्चों, तो ये महात्मा गांधी जो थे ना, ये भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ठीक है, बाकी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, बी आर अम्बेडकर के भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। अगला सवाल देखते हैं हम लोग 39 नंबर। इनमें से भारतीय संविधान का बुनियादी मूल्य कौन नहीं है। समानता, स्वतंत्रता, असहिष्णुता, पंथ निरपेक्ष। ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का गा नंबर। ठीक है, असहिष्णुता। ठीक है, भारतीय संविधान की जो बुनियादी का मूल्य कौन नहीं है, तो असहिष्णुता नहीं है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं असहिष्णुता इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, गा नंबर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्या है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है,
तो मोतीलाल नेहरू 1928 में भारतीय संविधान बनाया, ठीक है, तो ये तो सही है। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी सही है, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जी जो थी प्रारूप समिति के कमेटी के अध्यक्ष, ये भी सही है। इंदिरा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर घ इसका जो हो जाएगा ये सम्मिलित नहीं है, ऑप्शन नंबर घ इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को भी जरूर दबा लेना, घंटी दबा करके, ताकि हमारे पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। और इसी तरीके से जिस तरीके से हम 9th की तैयारी करें उसी तरीके से 10th की भी तैयारी करेंगे, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। उसके लिए आपके लिए एक ऐप लॉन्च हो रहा है, ठीक है, ऐप में आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, और ऐप में आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही टेस्ट के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आपको बहुत तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे अपडेट को आपको जानते रहना है, ठीक है। चैनल आपको क्या करना है, व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ जाना है, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोग को जो है ना अपडेट मिलते रहेगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।